अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिस को। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डायमेंशंस को और उससे आगे मूव करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इफ़ एस इज इक्वल टू वी वन वी टू अप टू सो ऑन वी वन, ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होती है? आपके पास एक ऐसी वेक्टर स्पेस जिसको हम फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर से जनरेट करें, स्पैन करें। वी देन एस इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर वी इफ। दो कंडीशंस हमने देखनी है कि पहली कौन सी है, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये स्पैन्स वी, यानी कि वी को जनरेट करे या वी इससे जनरेट हो। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारे पास एस जो है ये सेट ऑफ वेक्टर जो है ये क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले हम पहली बात को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे कि एस स्पैन्स ऑफ वी का क्या मतलब है कि लेट हमारे पास एस जो है वो कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स है W1 W2 अप टू सो ऑन WR। ठीक है, अगर आपके पास ये जो V है वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये अगर जनरेट हो इससे, यानी कि V क्या हो, कंटेन्स, अगर V कंटेन्स करता है ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस किसके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। ठीक है, यानी कि एस के अंदर जितने भी वेक्टर्स पड़े हैं तो वी अगर उनसे बनने वाले तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन को अपने अंदर कंटेन करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि एस स्पैन वी या वी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एस। ठीक है, ये इसका मतलब है, यानी कि जो वी है वो एस वेक्टर्स के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बने। अब दूसरी बात है कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसको कैसे शो करेंगे? यहाँ पे भी मैं वैसे ही बिल्कुल सेट एस लेता हूँ और यही वाला ले देते हैं जो हमें गिवन है ऊपर, v1 v2 v3 अप टू सो ऑन। चलें जी, vn तक है, vn तक हम ले लेते हैं। ठीक है, ये s जो है हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो अगर इसके लिए हमें कुछ ऐसे स्केलर्स मिल जाएं जिनकी मदद से हम लिख सकें k1 v1 k2 v2 प्लस अप टू सो ऑन kn vn इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर इसको हम ऐसा लिखते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है कि जो k1 है वो भी 0 हो, k2 भी 0 हो और इसी तरह जारी करके kn भी 0 हो। क्या मतलब है कि अगर आपके पास किसी भी सेट ऑफ वेक्टर से एक कॉम्बिनेशन ऐसे लिखा गया है k1 v1 k2 v2 kn vn अप टू इट्स इक्वल टू 0, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो लाजमी है कि उसके अंदर तमाम स्केलर जो है वो 0 होने चाहिए। अगर तमाम स्केलर्स वहाँ पे 0 होते हैं तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर एक भी नॉन जीरो स्केलर हमें ऐसा मिल जाता है जिसकी वैल्यू 0 ना हो तो फिर ये क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो अब इसको सम अप करते हैं कि बेसिस क्या होती हैं, कि एक ऐसे सेट को हम बेसिस कहेंगे कि पहली बात वो सेट जो है, सेट ऑफ वेक्टर जो है वो v को जनरेट करता हो और दूसरी बात है कि वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अब हम आगे चलेंगे अपनी कुछ एग्जांपल की तरफ, डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स को। ओके, पहली जो है हमने देखनी है कि आर एन के लिए बेसिस क्या होती है, स्टैंडर्ड बेसिस और आर एन। ठीक है, आर एन जो है इसमें एन टपल्स होते हैं। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो क्या है, E1 पहला 1 बाकी सारे 0। ठीक है, इसी तरह E2 जो है वो क्या होगी, पहला 0 फिर 1 फिर 0 0 और इस तरह चलते चलते जो EN होगी वो क्या होगी हमारे पास,
पहले सारे 0 और आखिरी जो 1। ठीक है, ये इसके लिए क्या स्टैंडर्ड बेसिस है। अगर इसी की जगह Rn की जगह मैं फर्ज करें R2 कह दूं, ठीक है, तो R2 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी फिर 1 0 और 0 1। अगर R3 की बात की जाए तो क्या होगी, ओके ओके ओके, पहले 1 आएगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये R3 के लिए है। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पे लाजमी याद रखनी है कि लाजमी नहीं है कि बेसिस यूनिक हों, ठीक है, यानी कि बेसिस एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, बेसिस एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अ वेक्टर स्पेस कैन हैव मोर देन वन बेसिस, ठीक है, एक से ज़्यादा बेसिस भी हो सकती हैं। अब चूंकि इसी को डिस्कस कर रहे हैं, एक एग्जांपल हम लोग करते हैं और उसमें हम शो करेंगे कि हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है वो बेस बनाता है किसके लिए, R³ के लिए। सेट ऑफ वेक्टर्स जो है S दिया हुआ है हमें, वो क्या है, वो है हमारे पास 2 4 -3, अच्छा 0 1 0 एंड, और इधर इधर एंड में लिखना तो ब्रैकेट में काम कर रहे हैं, और तीसरा है आपके पास वेक्टर 0 1 -1। ओके, ये सेटअप वेक्टर दिया गया है। अब इसको हमने ये साबित करना है कि ये बेसिस बनाता है, फॉर्म्स बेसिस फॉर R³, ठीक है, R³ के लिए ये हमारे पास बेसिस बनाता है। तो ओके, अब दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि हमने दो चीज़ें यहाँ पे प्रूव करनी होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि हम इसको साबित करें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और फिर हम इसे प्रूव करेंगे कि ये जो है स्पैन करता है, जनरेट करता है सेट ऑफ वेक्टर्स को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें पता है, इसको हम K1 की शक्ल में लेके जाएंगे, 2 4 -3 लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म है, K2 0 1 1 प्लस K3 0 1 -1 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, ये असल में क्या लिखा है, वो जो भी हमने पढ़ा था ना, K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसी शक्ल में मैंने लिख दिया है। ये आप इसको V1 समझ लें, इसको आप V2 समझ लें और इसको V3 समझ लें। तो हमने अब ये साबित क्या करना है, वी हैव टू प्रूव that K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इज इक्वल टू 0, सबकी वैल्यू 0 है। तो क्या करें जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2K1, मैं इसको साथ साथ ऐड में करता जाऊंगा, प्लस 0 प्लस 0, इसी तरह 4K1 प्लस K2 प्लस K3, और इसी तरह जो है -3K1 ओके प्लस K2 माइनस K3, और ये है 0 0 0। ठीक है, अब इनको सेपरेट सेपरेट इक्वल टू 0 करते हैं, 2K1 इज इक्वल टू 0, दूसरा आएगा 4K1 प्लस K2 माइनस K3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस ही होगा। और थर्ड इसमें हमारे पास -3K1 प्लस K2 माइनस K3 इज इक्वल टू 0।
अब इसको साबित करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहली बात जो है, इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लें तो भी वैल्यू k1 k2 k3 की आ जाएगी। दूसरी बात अगर हम करते हैं, आप इसका मैट्रिक्स बनाएं। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे देख लें। 2 0 0 4 1 1 -3 1 -1, इधर सारा 0 0 0 आ जाएगा, ये जो इक्वल की दूसरी साइड वाला। अच्छा, या तो आप इसे रिड्यूस एचलन फॉर्म में ले जाएं, इधर 1 नीचे 0, इधर 1 नीचे 0, इधर 1 और उसके ऊपर 0, तो भी इसका आंसर जो है 0 आएगा। एक और मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ जो बिल्कुल शॉर्ट है, उससे भी आप फौरन जो है इसको चेक कर सकते हैं। क्या करें, आप इस मैट्रिक्स का मॉड ले लें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें इसका, और अगर इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है नॉन ज़ीरो, ठीक है, नॉन ज़ीरो आ जाता है, तो फिर यानी कि इसका जो आंसर है वो नॉन ज़ीरो हो, तो फिर आपको ये श्योर होना चाहिए k1 k2 k3 जो है उनकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो इनमें से मेरे ख्याल में आखिरी आसान है, पहले दो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज़ करके इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मैं जो है थोड़ा सा आगे चलूँगा इससे, और अब हम इसको शो करेंगे कि ये क्या है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास स्पैन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब पहले 0 0 को इक्वल किया था, अब हम कोई सेट ऑफ वेक्टर्स ले लेंगे x y z v में से। ठीक है, और उसको इसके बराबर लिखेंगे। तो ये बराबर में जिस तरह ऊपर इक्वेशंस आपके पास बनी हुई है ना, ये वाली, ये वैसे ही बननी है, बस यहाँ पे मैं वेरिएबल थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। ओके, बल्कि मैं आपको ये पूरा का पूरा कर देता हूँ, फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये लीनियर कम्बिनेशन में हम लिखते हैं C1, इसको लिखते हैं, पहला है 2 4 -3 पहला वेक्टर, इसी तरह C2 और दूसरा वेक्टर था हमारे पास, ओके, 0 1 1, और थर्ड हमारे पास वेक्टर था 0 1 -1। ठीक है, अब जो है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। अब आपने C1 को मल्टीप्लाई करना, C2 को, C3 को, और फिर इन्हें जब तरतीब में लिखना है तो पहला 2C1 होगा, दूसरा होगा 4C1, ओके, प्लस C2 प्लस C3, और आखिरी होगा -3C1 प्लस C2 -C3। तो बिल्कुल वैसे ही इक्वेशंस में लिखना, 2C1 इज इक्वल टू x, 4C1 ओके, यहाँ पे होगा 4C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू y, एंड लास्ट वन होगा -3C1 प्लस C2 -C3 इज इक्वल टू z। अब हमने क्या करना है, इसे करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे सॉल्व, ये अब आपने याद रखना है। वहाँ पे तो 0 0 था, हमारा काम आसान हो गया। यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, पहला होगा 2 0 0, फिर 4 1 1, -3 1 -1, x y z। अब आपका जो काम है वो ये है कि आपने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस एचलन फॉर्म में लेके जाना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता रहेगा, और मैं अब इसको बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने अपनी और चीज़ें भी डिस्कस करनी है। तो इसका मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, दरमियान में आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे 1 बचेगा, ये 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये 0, यहाँ पे 0 0, और ये 1, ये आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास चेंज होगी, पहली रो में आ जाएगा हाफ एक्स, दूसरी में है हमारे पास 1/4 -x प्लस 2y प्लस 2z, ये आपने खुद सॉल्व करना है। और
1/4, इसके साथ माइनस भी है, 7x माइनस 2y प्लस 2z। अब आपके पास एक होता है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम इसको लिखेंगे, यानी कि इसको फिर C1 C2 C3 की फॉर्म में जब लेके आएंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C1 हाफ एक्स, C2 1/4 माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 2z and C3 is equal to minus 1/4 7x minus 2y प्लस 2z। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसको अब रिप्लेस करेंगे बिल्कुल ही ऊपर किस इक्वेशन में। मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ जो हमने ऊपर लिखी थी पहली। ओके, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हम इसको लिखेंगे C1 C2 C3 की वैल्यू। तो वो क्या थी हमारे पास इक्वेशन? ओके, वो थी XYZ इज इक्वल टू C1, ठीक है, उसके साथ एक वेक्टर था आई थिंक 2, ओके 4 माइनस 3, फिर C2 की वैल्यू लिखें यहाँ पे, इसके साथ वेक्टर लिखें 0 1 1, और इस तरह C3 की वैल्यू लिखें, इसके साथ भी आप वेक्टर लिख दें। अब यहाँ से हम देख लें कि जो सेट ऑफ वेक्टर हमने v XYZ v से लिया था उसको हमने इस तरह इन वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। क्या मतलब है कि ये फिर जो तीनों वेक्टर्स हैं 2 4 माइनस 3 0 1 1 0 1 माइनस 1, ये जनरेट कर रहे हैं उस वेक्टर स्पेस v को। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हमने लिया था s क्या है हमारे पास? बेसिस है। s क्या है हमारे पास? बेसिस है। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद जो है मैं बहुत ही जल्दी जो है इसकी फर्दर एग्जांपल आपको बता दूं कि बेसिस क्या होती हैं। अगर आपने सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स लिया है तो आपके पास उसके लिए बेसिस क्या होंगी? 1x x स्क्वायर अप टू 1xn, ठीक है, ये क्या है? फॉर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n, ठीक है, डिग्री जितनी होगी उतने ही आपने उसके अंदर वेक्टर लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है आपके पास m, ओके mn, कोई भी उसका ऑर्डर है, तो इसके लिए भी हमारे पास जो है वो बेसिस हैं, और वो कौन कौन सी हैं? 4 हैं हमारे पास, m1 1 0 0, m2 हमारे पास 0 1 0, m3 जो है हमारे पास 0 0 1 0, और m4 जो है हमारे पास वो क्या है? 0 ओके 0 0 1। तो अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको प्रूव कर देता कि ये भी आपके पास बेसिस बनाती हैं, किसके लिए? m के लिए। और इसी तरह फोर्थ एग्जांपल जो है हमारे पास है कि अगर आपके पास, जैसा हमने कहा कि पॉलिनोमियल्स का डिग्री n है, अगर पॉलिनोमियल्स की डिग्री इनफिनाइट हो तो ये फिर क्या बनाती है? इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस बन जाती है। और आपको पता है कि बेसिस के लिए हमने बात की थी फाइनाइट डायमेंशनल की, तो इसकी कोई बेसिस नहीं होगी। इसी तरह जो है अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि इनफाइनाइट डायमेंशनल और स्पेसेस कौन सी हैं, तो उसमें p इंफिनिटी है, r इंफिनिटी है,
एफ बाउंडेड फंक्शंस हैं आपके पास, ठीक है। इसी तरह सी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये सारे क्या हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल हैं। अच्छा, इसमें सी एम है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और अप टू सो। तो ये थी हमारे पास बेसिस। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि कोई भी अगर हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दिया जाए तो हम कैसे प्रूव करते हैं कि वो बेसिस है या नहीं है। उसमें दो ही चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि वो स्पैन करता हो वो वाला और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो ये हमारे पास क्या होगी, बेसिस होगी। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।